पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जर्मनी ने यूरोप पर कब्जा किया था, लेकिन विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाले ब्रिटेन ने हिटलर के सामने झुकने से मना कर दिया। हालांकि ब्रिटिशों की साहसिकता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके लड़ाकू विमान और पायलट तेजी से कम हो रहे थे। यदि स्थिति नहीं बदली तो लड़ाकू कमांड को हार स्वीकार करनी पड़ेगी। यह केवल समय की बात थी। आज के एपिसोड में हम ब्रिटेन की लड़ाई के चरमोत्कर्ष का पता लगाएंगे और कैसे फाइटर कमांड मृतप्राय स्थिति से उभरकर जीत हासिल करने में सक्षम हुआ। आज का एपिसोड मैगेलन टीवी ने प्रायोजित किया है। अगर आपने हाल ही में वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड वीडियो देखा है तो आपने हमारी मैगेलन टीवी के साथ साझेदारी के बारे में सुना होगा, जो ऑनलाइन गर्म और दिलचस्प ऐतिहासिक सामग्री का अच्छा स्रोत है। आप उनके डॉक्यूमेंट्री और बिंजेबल टीवी शो के बारे में जानते हैं, जो इतिहास के परे अविश्वसनीय गहराई से अन्य विषयों जैसे अंतरिक्ष, सच्चे अपराध या अलौकिक पर जानकारी प्रदान करते हैं। अर्थात हमेशा कुछ या कुछ देखने के लिए होता है, चाहे आपकी रुचि कहीं भी हो। इस सप्ताह हम वियतनाम की सच्ची कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर को प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक 57 मिनट की फिल्म जो हमें वियतनाम युद्ध में सेवा करने वाले एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की मानसिकता के अंदर ले जाती है। यह शो सिर्फ युद्ध के आतंक पर नहीं, बल्कि उत्तरी वियतनामी सैनिकों के लिए सामूहिक कब्रें खोदने की छिपी हुई अंधेरों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वे इतिहास, भयावहता और मानसिक स्वास्थ्य पर घातक संघर्ष के प्रभाव के विषयों को संतुलित करने का कठिन काम करते हैं। एक दिलचस्प कहानी बताते हुए उन लोगों में मानवता लाते हैं जो युद्ध के शिकार थे। डू क्रिएटर, एक सच्ची वियतनाम कहानी, मैगेलन टीवी की नई रिलीज है, जो उनके हर हफ्ते के 15-20 घंटे के नए कंटेंट में शामिल है, ताकि दर्शकों को हमेशा कुछ नया देखने के लिए मिले। विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके 1 महीने का मुफ्त ट्रायल प्राप्त करें और द क्रिएटर। ब्रिटेन की लड़ाई की सामान्य बात यह है कि यह मुख्यतः ब्रिटिशों की रक्षात्मक पहलू ही थी। फिर भी यह नहीं है, क्योंकि एक अक्सर अनदेखा प्रतिभागी था, RAF बॉम्बर कमांड। जैसा कि फाइटर कमांड के लिए था, फ्रांस की लड़ाई ने बमवर्षकों पर BF 109 द्वारा घातक प्रभाव डाला। विशेष रूप से दिन के समय के हमलों से ब्रिटेन वापस आने के बाद वह अपनी ताकत को पुनर्स्थापित करने और जर्मन आक्रमण बल पर हमला करने की तैयारी में था, चैनल पार करने की कोशिश करते हुए। हालांकि इससे पहले निर्णय किया गया था कि वे पश्चिमी यूरोप में लुफ्टवाफ के ठिकानों पर लड़ाई करके फाइटर कमांड का दबाव कम कर सकते हैं। ब्रिटिश बमवर्षकों ने अपना जोरदार अभियान लुफ्टवाफ के खिलाफ शुरू किया। हालांकि उनकी संख्या लुफ्टवाफ के ब्रिटेन हमलों के सामरिक आकार के सापेक्ष कम थी। अकेले अगस्त के दूसरे सप्ताह में RAF बमवर्षकों ने जर्मन फाइटर और बमवर्षक ठिकानों पर 24 हमले किए, लेकिन यह एक कठिन और घातक काम था। अक्सर बमवर्षक बिना किसी फाइटर सुरक्षा के उड़ते थे, क्योंकि घरेलू रक्षा कर्तव्यों से कोई भी फाइटर उपलब्ध नहीं था, और इसलिए उन्होंने जर्मन फाइटर पायलटों और एंटी एयरक्राफ्ट गनरों की तेज नजरों से खुद को छिपाने के लिए बादलों का उपयोग करने का प्रयास किया। कभी कभी यह काम करता था, कभी कभी नहीं। उसी दिन जब गोरिंग का एडलर टैग था, नंबर के 12 ब्रिटिश ब्लेनहेम 4 बमवर्षक 82 स्क्वाड्रन ने नॉरफॉक के RAF वॉटन से उड़ान भरी। उनका लक्ष्य कब्जे वाले डेनमार्क में जर्मन नियंत्रित एल्बॉर्ग हवाई क्षेत्र था। ब्लेनहेम उस समय बम वर्षक कमांड की रीढ़ था, और युद्ध के प्रकोप से पहले के वर्षों में यह दुनिया के सबसे तेज बम वर्षकों में से एक था। लेकिन फ्रांस में यह BF 109 के सामने बेहद कमजोर साबित हुआ था। लड़ाई शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद एक ब्लेनहेम को उसके इंजनों द्वारा अधिक ईंधन जलाने के कारण वापस मुड़ना पड़ा, अन्यथा वह बेस पर वापसी में असमर्थ हो जाता। अवशेष 11 विमान उत्तरी सागर पर डेनमार्क की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें पता चला कि वे बिना किसी विशेषता वाले जल निकाय पर उड़ते हुए अपनी सही स्थिति से 55 किलोमीटर दक्षिण में भटक गए थे, और उन्हें ढकने के लिए घने बादल नहीं, बल्कि स्पष्ट आकाश था। बल ने 2 समूहों में हमला किया। पहले समूह ने अल्बॉर्ग की एंटी एयरक्राफ्ट गनों को भेद कर बम गिराए, लेकिन दूसरा समूह
बुरी तरह तबाह हुआ। सभी 5 विमान मारे गए और 15 ब्रिटिश फ्लायर्स में से केवल 5 बचे। हालांकि नरसंहार अभी समाप्त नहीं हुआ था। जब पहली लहर घर की ओर मुड़ी तो बीएफ 109 ने उन पर हमला करके उन्हें एक के बाद एक गिरा दिया। केवल एक ब्लेनहेम तट पहुंचा, जहां उसके पीछा करने वाले जर्मन उसका पीछा छोड़कर घर लौट गए। ब्लेनहेम इतना बदहाल हो गया था कि उसके पायलटों ने समझा कि वे ब्रिटेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वे उत्तरी सागर में नहीं गिरे बल्कि डेनमार्क लौट गए और वहां उन्होंने जर्मनों को समर्पण कर दिया। लुफ्तवाफे के साथ बॉम्बर कमांड ने कब्जे क्षेत्रों और जर्मनी के रणनीतिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे तेल रिफाइनरी और भंडारण सुविधाओं पर भी हमले किए। जर्मन अभियानों को रोकने के साथ इन हमलों ने लुफ्तवाफे के लड़ाकू बल को व्यस्त रखकर उन्हें आराम का समय नहीं दिया। हिटलर के आक्रमण नौकाओं की सेना के इकट्ठा होने पर वे आरएएफ बॉम्बर कमांड के लक्ष्य बन गए। इसने फ्यूहरर की आक्रमण योजना को बाधित किया, लेकिन यह कर्मियों की भारी कीमत पर आया। हर बमवर्षक में 3-5 का दल होता था। बॉम्बर कमांड ने ब्रिटेन की लड़ाई का समर्थन करते हुए 718 वायु सैनिकों की जान गंवाई, जो फाइटर कमांड से भी अधिक थी। हालांकि गोअरिंग अगस्त के मध्य तक फाइटर कमांड की ताकत की प्रशंसा नहीं कर सका, फिर भी डाउडिंग के लोग अभी भी लुफ्टवाफे के खिलाफ सशक्त प्रतिरोध दे रहे थे, जिसकी शक्ति लड़ाई के साथ ही कम हो रही थी। अगस्त मध्य तक फाइटर कमांड ने लुफ्टवाफे के खिलाफ 181 विमान खो दिए और 30 को जमीन पर नष्ट किया। और भी अधिक दर्दनाक था 150 पायलटों का नुकसान। फाइटर कमांड को नुकसानों की भरपाई के लिए 170 नए विमान मिले, लेकिन सिर्फ 63 पायलटों को प्रशिक्षित किया गया था। इन्हें हरिकेन और स्पिटफायर जैसे उच्च प्रदर्शन वाले विमानों से परिचित होने का समय कम ही मिला था, जब उन्हें जर्मन एस के खिलाफ लड़ाई में धकेला गया। गोयरिंग के आक्रमण के तीसरे दिन फाइटर कमांड के कर्मियों को अच्छा मौसम मिला और उन्हें यह झांत था कि लुफ्तवाफे इस अवसर को नहीं गंवाएगा। वे नहीं जानते थे कि उन्हें कितनी बड़ी ताकत से निपटना पड़ेगा। गोयरिंग ने अपनी 2400 विमानों की 3 वायु बेड़ों का इस्तेमाल करके ग्रेट ब्रिटेन पर समन्वित हमले और नॉर्वे के कब्जे में इंग्लैंड के उत्तरी लक्ष्यों पर बम वर्षण की योजना बनाई। उसकी उम्मीद थी कि फाइटर कमांड की अंतिम ताकत दक्षिण पूर्व में केंद्रित होने के कारण उत्तरी बल एस्कॉर्ट के बिना उड़ने में सक्षम हो जाएगा। विरोध की अपेक्षा करते हुए 1130 बजे जर्मनों ने दक्षिण में हमले शुरू किए। जू 57 स्टूकास की गठन के साथ बीएफ 109S ने एस्कॉर्ट किया और वे कई रॉयल एयर फोर्स बेसों व रडार स्टेशनों पर हमला करते रहे। फाइटर कमांड के रडार कवरेज में कैंट तट के साथ फिर से एक बड़ा छेद कर दिया गया था, जिसके माध्यम से जर्मन आर्मडा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगी। केवल रॉयल ऑब्जर्वर कोर ही उन्हें आकर्षित करने में सक्षम थे। दोपहर में इंग्लैंड के उत्तर में रडार ने नॉर्वे से आ रहे जर्मन बमवर्षकों का पता लगाया और फाइटर कमांड का नंबर 13 समूह ने लड़ाकू विमानों की क्षेत्र में तैनाती शुरू कर दी। लगभग आदर्श मौसम में बम वर्षक खुद को बिना एस्कॉर्ट के नंबर 72 स्क्वाड्रन के स्पिटफायर हमले के तहत पाए, जो सूरज की दिशा से उन पर प्रहार कर रहे थे। 2 हरिकेन स्क्वाड्रन जल्दी ही लड़ाई में शामिल हो गए और जर्मन बम वर्षकों का संहार कर दिया गया। उनमें से 30 को मार गिराया गया और कई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे उन्हें अपने बम छोड़ने और उत्तरी सागर के पार वापस भागने की कोशिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दक्षिण में चीजें समूह 11 के लिए और भी खराब हो गईं, क्योंकि लुफ्तवाफे ने हमले को तेज कर दिया था। रॉयल ऑब्जर्वर कोर ने दूरबीन से जर्मन विमानों की खोज की, लेकिन वे उन्हें सिर्फ तभी देख सकते थे जब वे उनके नजदीक उड़ रहे होते। इससे डाउडिंग के फाइटर कंट्रोलर्स को विमानों का तैनाती के लिए कम समय मिला। अभूतपूर्व संख्या का सामना करते हुए ब्रिटिश पायलट जल्द ही बम वर्षकों तक पहुंचने के लिए एस्कॉर्टिंग बीएफ 109 और बीएफ 110 के झुंडों को तोड़ने के लिए एक हताश लड़ाई में फंस गए। लेकिन यह लगभग असंभव कार्य था और रोचेस्टर और ईस्ट चर्च के हवाई अड्डों को भारी नुकसान हुआ। पश्चिम में 20 फाइटर्स 10 ग्रुप को 125 जर्मन विमानों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश विमानों ने 3 बीएफ 110 को मार गिराया और अन्य को क्षति पहुंचाई,
लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने 6 को नष्ट किया। दिनांक ढलते ही थके हुए आरआईएफ पायलटों ने जर्मन हमलों का सामना किया और आरआईएफ बिगिन हिल और क्रॉयडन को 1850 घंटे पर बमबारी की गई। रडार चेतावनी के अभाव में हमलावरों को सिर्फ 19.3 किलोमीटर दूर पहली बार देखने के बाद केवल कुछ मिनट बचे थे। क्रॉयडन में हवाई हमले के दौरान बीएफ 110 को गिराया गया, जो एक परफ्यूम फैक्ट्री में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इससे 60 नागरिकों की मृत्यु हुई। लड़ाई के प्रगतिशील होने के साथ चर्चिल ने डाउडिंग के साथ उक्सब्रिज में हिस्सा लिया ताकि प्रधानमंत्री स्थिति की सीधी जांच कर सकें। खबर अच्छी नहीं थी। फाइटर कमांड के लिए सबसे बड़ा झटका था। 5 मुख्य हवाई क्षेत्रों का संचालन बाधित हो गया या पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ क्षेत्रों का रडार कवरेज अभी भी अस्थिर था। फाइटर कमांड ने 49 जर्मन विमानों को नष्ट किया और कई अन्य की सफलता रोक दी, परंतु उसने 26 विमान और 13 प्रशिक्षित पायलटों की हानि झेली। अगर जर्मन इस स्तर का दबाव बनाए रखते तो हार अपरिहार्य थी। फाइटर कमांड निश्चित रूप से जर्मनों से उनकी जीत की भारी कीमत वसूलेगा, पर लुफ्टवाफे जीतेगा। 16 अगस्त की अगली सुबह मौसम के बदलने से लुफ्टवाफे को दोपहर तक उड़ान भरने में देरी हुई। फिर से लुफ्टवाफे ने दक्षिण पूर्व के हवाई अड्डों पर हमला किया, साथ ही वेंटनर जैसी रडार स्टेशनों पर भी, जिसे 12 अगस्त को हुए नुकसान के बाद ही फिर से चालू किया गया था। उस दिन लेफ्टिनेंट एरिक जेम्स निकोलसन सोलेंट के ऊपर एक हरिकेन उड़ा रहे थे। 249 स्क्वाड्रन स्टुकास की एक तिकड़ी को देखते हुए उन्होंने हमला करने के लिए गोता लगाया, लेकिन बादलों के कारण अपने लक्ष्यों को खो दिया और पास के एक अन्य समूह पर हमला कर रहे स्पिटफायर के एक गठन के कारण उन्हें फिर से पा लिया। उन्हें यह अनजान था कि वे खुद एक बीएफ 110 के लक्ष्य पर थे, जिसने उनके विमान पर विस्फोट किया, उनके आसपास की छत को नष्ट किया और उनके सिर में घाव छोड़ दिया। चेहरे पर बहते खून और कॉकपिट में ठंडी हवा के कारण आंशिक रूप से अंधे होने के बावजूद उन्होंने अपने विमान की टक्कर और गोलियों द्वारा पैर में छेद और ईंधन टैंक में आग का अनुभव किया। तेजी से गति खोते हुए उन्होंने पीछा कर रहे जर्मन विमान से बचने की कोशिश की, जब तेज बीएफ 110 ने उन्हें पार कर लिया। निराशाजनक स्थिति को अनदेखा करके निकोलसन ने अपने अपंग हरिकेन को सीधा किया और जर्मन लड़ाकू विमान का पीछा किया। वह 182.88 मीटर में प्रवेश कर गया। आग और धुएं के बीच था, फिर भी उसने निशाना साधा और ज्यादा से ज्यादा फायरिंग बटन दबाया। निकोलसन की ब्राउनिंग्स की पूरी ताकत से टकराकर 110 जल्दी ही धुएं में घिर गया और अपने साइड में मुड़कर मौत के गोते में चला गया। अपने फाइटर से कूदने के बाद अर्धचेतन पायलट 5000 फीट गिर गया था। उसे याद नहीं था कि उसने अपने पैराशूट का रिपकॉर्ड नहीं खींचा था, लेकिन समय पर इसे खोलने से उसे नरम लैंडिंग मिली। दुर्भाग्य से उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। स्थानीय होमगार्ड सदस्यों ने उसे उस बीएफ 110 का पायलट मान लिया जिसे उसने गिराया था, और उन्होंने गलती का एहसास होने से पहले ही उसे गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के बाद उस दिन वह मौत के कितने करीब आ गया था, इसका एक स्मृति चिन्ह उसकी कलाई पर था। उसके जलते हरिकेन की लपटें इतनी करीब आ गई थीं कि उन्होंने उसकी कलाई घड़ी का शीशा पिघला दिया था। निकोलसन को असाधारण वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए ब्रिटेन का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो बैटल ऑफ ब्रिटेन के दौरान एकमात्र फाइटर कमांड पायलट को दिया गया। चोटों के बावजूद निकोलसन ने अंततः उड़ान भरी और व्यापक युद्ध में हिस्सा लिया। 2 मई 1945 को बंगाल की खाड़ी में उनका बम वर्षक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वे जापानियों के खिलाफ लड़ रहे थे। दिन के अंत में लुफ्टवाफे को यह समझ आया कि ब्रिटिश कितनी दूर तक अपने द्वीप की रक्षा के लिए जा सकते हैं, जब एक जर्मन बमवर्षक को एक एवरो एंसन ट्रेनर पायलट ने टक्कर मार दी। एक और व्यस्त युद्ध के दिन के बाद स्कोर अभी भी आरएएफ के पक्ष में थे, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। सौभाग्य से बिगड़ते मौसम ने दोनों पक्षों को थोड़ी राहत दी, कुछ ऐसा जिसकी डाउडिंग को हर कीमती सेकंड की सख्त जरूरत थी। जैसे जैसे हमले जारी रहे, लड़ाकू कमान पर भयानक असर पड़ रहा था, दोनों भौतिक और मानसिक रूप से। लेकिन बदतरीन अभी बाकी था। रविवार 18 अगस्त को लुफ्टवाफ ने केनली, बिगिन हिल, गोस्पोर्ट, फोर्ड, थॉर्नी आइलैंड, हॉर्न चर्च
और नॉर्थ वील्ड के हवाई अड्डों पर 3 लगातार हमले किए। लड़ाई अति भयंकर थी। आरएएफ लड़ाकू विमानों ने पिछले दिन से अधिक 69 जर्मन विमानों को नष्ट किया, अपने 31 विमानों की सही मूल्य पर, और अतिरिक्त 37 विमानों को जमीन पर नष्ट किया। यहां तक कि फाइटर कमांड की बुनियादी ढांचे को भी क्षति पहुंची। यह डाउडिंग के कमांड पर एक ही दिन में लड़ाई में हुआ सबसे भारी नुकसान था, जिससे आरएएफ ने इसे सबसे कठिन दिन के रूप में याद किया। फाइटर कमांड के वीरतापूर्ण प्रयासों को खुद देखकर चर्चिल उनकी कर्तव्य निष्ठा से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए थे और 20 अगस्त को उन्हें सम्मानित करते हुए एक भाषण में उन्होंने अब अमर शब्द कहे, मानव संघर्ष के क्षेत्र में कभी भी इतने कम लोगों द्वारा इतने अधिक लोगों का इतना आर्ण नहीं रहा। हालांकि चैनल के उस पार स्वर काफी अलग था। गोअरिंग अपने भव्य हमले के परिणामों से गुस्से में थे। फाइटर कमांड का समापन होना चाहिए था, फिर भी हर जर्मन विमान जो दक्षिणी इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा था निरंतर हमले के अधीन था। गोअरिंग के लिए असंभाव्य था कि उसकी योजनाएं दोषयुक्त थीं, इसलिए उसने लड़ाई के महत्वपूर्ण समय में अपने निराश हो रहे साथियों पर आरोप लगाया कि उनमें ब्रिटिशों के खिलाफ विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक आक्रामकता की कमी है। उसके पायलटों ने उसकी आलोचनाओं को खारिज करने की कोशिश की और उन्होंने अपनी समस्याओं का उल्लेख किया। उदाहरण के लिए बीएफ 109 अपने सभी सामर्थ्यों के बावजूद लंबी दूरी के बमवर्षकों को पूरी तरह से एस्कॉर्ट करने में असमर्थ था और ब्रिटिश लड़ाकू विमानों से लड़ने के लिए ईंधन कम पड़ जाता था। जुड़वां इंजन वाला बीएफ 110 ने इस समस्या को दूर किया, लेकिन वह हरिकेन या स्पिटफायर के साथ डॉग फाइट में बुरी तरह से पिछड़ जाता था। प्रसिद्ध स्टुकास चिंताजनक रूप से कमजोर थे, ब्रिटिश रक्षा से बचने में धीमे थे। इसका मतलब था कि उन्हें भी भारी लड़ाकू सुरक्षा की जरूरत थी। इस समय तक जर्मनों के सामने एक और महत्वपूर्ण नुकसान भी स्पष्ट रूप से सामने आ रहा था। यदि ब्रिटिश पायलट को ब्रिटेन या चैनल में गोली मार दी जाती, जहां सी प्लेन और हाई स्पीड बोट्स उसे बचा सकती थीं, तो वह उसी दिन दोबारा उड़ सकता था। लुफ्तवाफे के लिए गिराए गए हर विमान या एयर क्रू को खोना पड़ा, क्योंकि बाहर कूदने वाले लोग अपरिहार्य रूप से कैदी बन जाते थे। यह मतलब था कि लुफ्टवाफे अपने अनुभवी पायलटों को ब्रिटिश की तुलना में अधिक मात्रा में खो रहे थे, जिससे जर्मन मिशन की क्षमता गंभीरता से कम हो रही थी। कई लुफ्टवाफे लड़ाकू पायलटों को लगा कि इसका उत्तर रणनीति बदलना था। लड़ाकू एस एडोल्फ गैलैंड ने लड़ाकू विमानों को बम वर्षकों की बजाय अधिक आक्रामक भूमिका में देखने की इच्छा प्रकट की। हालांकि गोयरिंग ने उन्हें जितना संभव हो सके उतना करीब रहने की सलाह दी। दोनों व्यक्तियों की गर्मागर्म बहस के दौरान जब गोयरिंग ने उन्हें ब्रिटेन की जीत के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने हल्के तरीके से कहा, मुझे अपने समूह के लिए स्पिटफायर सेट चाहिए। लोकप्रिय धारणा के विरुद्ध गैलैंड ने अपनी टिप्पणी नहीं इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा स्पिटफायर उनके बीएफ 109 से बेहतर था, बल्कि गोयरिंग की निराशा व्यक्त करने के लिए, जो रिपोर्टेडली असामान्य रूप से मौन हो गए थे। एक 1940 की गर्मियों में यूरोप में अपने साम्राज्य के युग की महाशक्ति ब्रिटेन अकेला हो सकता था, लेकिन वैश्विक मंच पर नहीं। ब्रिटिश ताज के अधीन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित देशों के पायलट्स ने गृह द्वीप की रक्षा के लिए फाइटर कमांड में शामिल होने के लिए उमड़े। लड़ाई में रॉयल एयर फोर्स के सबसे अधिक स्कोर करने वाले एस देशों से थे, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के एडोल्फ सेलर मिलान, जिन्होंने नंबर की कमान संभाली। 74 स्क्वाड्रन ने उनके नेतृत्व में शीघ्र ही विशिष्ट दर्जा प्राप्त किया। ब्रिटेन और दक्षिणी आयरलैंड के साथ आयरिश स्वतंत्रता के मामले में अभी भी तनाव है, पर बहुसंख्यक आयरिश लोगों को लगता है कि नाजी जर्मनी आयरिश स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सशस्त्र बलों में शामिल होना चुना। फिर भी दक्षिणी आयरलैंड ने तटस्थता अपनाई थी। एक आयरिश नागरिक, ब्रैंडन पैडी फुन्निकन, ने जल्दी ही खुद को युद्ध में अत्यधिक कुशल साबित किया और आरएएफ में सबसे कम उम्र के विंग कमांडर बने। केवल 21 साल की उम्र में 32 जर्मन विमानों को मार गिराने के बाद 1942 में युद्ध में दुखद रूप से मारे गए। शायद ब्रिटेन की लड़ाई के सबसे प्रसिद्ध गैर ब्रिटिश पायलट अमेरिकी स्वयंसेवक थे,
जिन्होंने अंततः प्रसिद्ध ईगल स्क्वाड्रन का गठन किया। आयरलैंड की तरह तटस्थ संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी आधिकारिक रूप से किसी को ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं भेजा, परंतु यह कई पुरुषों को झूठ बोलकर कनाडा जाने और वहां युद्ध में शामिल होने से नहीं रोक पाया। उन्होंने खुद को कनाडाई नागरिक बताया, क्योंकि उस समय नौकरशाही कठोर नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में फांसीवाद विरोधी व्यापारियों ने एक गुप्त आंदोलन की स्थापना की और उसे वित्त पोषित किया, जिससे इच्छुक वॉलंटियर्स को अटलांटिक पार भेजा जा सके और वे आरएएफ में शामिल हो सकें, भले ही इसका परिणाम अमेरिकी नागरिकता खोने का हो। जर्मन विजय ने महाद्वीप पर कई पायलटों को अपने गिरे हुए देशों से भागने और आरएएफ के साथ लड़ाई जारी रखने की प्रेरणा दी। बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया और फ्रांस के पायलटों ने भी ब्रिटेन की लड़ाई में भाग लिया, पर पोलैंड के पायलटों ने सबसे अधिक ब्रिटिश प्रशंसा हासिल की। लगभग 30,000 पोल्स जर्मन कब्जे से बच निकले थे, कभी कभी कई बार, क्योंकि जिन देशों में वे भागे थे वे गिर गए थे। 1940 में ब्रिटेन पहुंचने के लिए और ब्रिटिश सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं में सेवा करने लगे। आरएएफ में पोलिश पायलट जर्मनों से लड़ने के प्रत्यक्ष युद्ध अनुभव के साथ पहुंचे और उनमें से कई पहले से ही ऐसे थे जिन्होंने अपने देश की रक्षा में 5 से अधिक जर्मन विमानों को गिराया था। फिर भी उनकी कीमत को शुरुआत में पूरी तरह से सराहा नहीं गया, व्यावहारिक संदेह के बावजूद भी। पोलिश पायलटों को अंग्रेजी निर्देशों को समझने और उच्च प्रदर्शन वाले हरिकेन विमानों को उड़ाने में समस्याएं थीं, जिनके तुलना में वे द्विपंखी विमानों के आदी थे। कई पोलिश पायलटों ने स्थिर अंडरकारेज के बिना अपने पहियों को नीचे न करके लैंड करने का प्रयास किया। फिर भी जर्मन कब्जे की भयावहता को देखने के बाद पोलिश पायलटों ने चुनौती स्वीकार की और आरएएफ में स्थान बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। 2 पोलिश फाइटर स्क्वाड्रन बनाए गए, अर्थात नंबर 302 और 303 स्क्वाड्रन जब दुश्मन पर छोड़े गए, उन्होंने तत्परता से भयानक प्रतिष्ठा स्थापित की। नंबर 303 स्क्वाड्रन विशेष रूप से 124 जर्मन विमानों को गिराने में सफल रहा, जो किसी भी हरिकेन यूनिट की लड़ाई में सबसे अधिक संख्या थी, जबकि पोलिश पायलट एंटोन ग्लोवाकी ने एक दिन में 5 जर्मन विमानों को गिराने का असाधारण कारनामा हासिल किया। केवल एक और रॉयल एयरफोर्स पायलट ने वही उपलब्धि हासिल की, न्यूजीलैंडर ब्रायन कार्बेरी। 1 नंबर वाले उड़ान भरने का रंगीन पात्र। 303 स्क्वाड्रन में से एक जान जुम्बाज था। पोलैंड से भागकर रोमानिया के माध्यम से उन्होंने फ्रांसीसी वायु सेना में शामिल हुए। नाजियों से दूसरी बार भागने और यूके पहुंचने के पहले उन्हें कुछ ही कार्रवाई देखने को मिली, जहां वे पोलिश स्क्वाड्रन में शामिल हुए। ब्रिटेन की लड़ाई के तीव्र संघर्ष में जुम्बाज की किस्मत हमेशा उनके साथ रही। चैनल पर हुई लड़ाई में उनके विमान को हिट होने और उन्हें कूदने की नौबत आने पर भी, पैराशूट में नीचे उतरते समय चकराए और भ्रमित होने पर उन्हें डर था कि वे चैनल के फ्रांसीसी पक्ष पर उतर रहे हैं और जल्द ही कैदी बन जाएंगे। वह जब रेत पर खड़े हुए और पैराशूट खोला, तब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सैनिकों का समूह आ रहा है और उन्हें समझ आया कि वे ब्रिटिश भूमि पर हैं। हालांकि जब वह उनकी ओर बढ़े तो एक सैनिक ने उनके सामने रेत में गोली चला दी। हैरान होकर जुम्बाज ने हाथ हवा में उठाए और चिल्लाने की कोशिश की कि वह पोलिश पायलट हैं, रॉयल एयर फोर्स के साथ। लेकिन हर बार जब वह सैनिकों से बात करने की कोशिश करते, वे रेत में और एक गोली चला देते। स्थिरता से खड़े रहते हुए उन्होंने सैनिक का पास आने का इंतजार किया और उसकी विचित्र साइडवेज हरकतों से हैरान रह गए, जिससे उन्हें लगा कि सैनिक नशे में है। जब दोनों आदमी सुनने की दूरी पर पहुंचे, तब ब्रिटिश सैनिक ने गोली चलाने के लिए माफी मांगी और यह सुनिश्चित किया कि वह गिरे हुए पायलट को निशाना नहीं बना रहा था। गुस्से में जुम्बाज ने ब्रिटिश सैनिक से स्पष्टीकरण मांगा, जिसने बताया कि यह उन्हें हिलने से रोकने के लिए था जब तक वे पहुंच नहीं जाते। सैनिक ने फिर से बताया कि क्यों उसे ऐसा करना पड़ा। जुम्बाज एक बारूदी सुरंग क्षेत्र में उतरे थे। मौसम के चलते छोटे ब्रेक के बाद लुफ्टवाफे ने दक्षिण पूर्व में फाइटर कमांड के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि हमलों की तीव्रता में काफी कमी आ गई थी। गोरिंग ने भेजना जारी रखा। उत्तर और दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड, दक्षिण वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड जैसे ब्रिटिश द्वीपों के विभिन्न लक्ष्यों पर अपने बम वर्षक बेड़ों को हमला करने के लिए भेजना जारी रखा, जिनका युद्ध में मूल्य संदिग्ध था। लुफ्टवाफे ने रात्रि छापामारी बढ़ा दी।
जो कई शहरों और उनके पास के औद्योगिक लक्ष्यों पर हमला कर रहे थे, जिसे आरआईएफ ने पूरी तरह से रोकने में असमर्थ था। 23 अगस्त 1940 को एक समय सीमा चूकने और दूसरी तेजी से नजदीक आने के बाद गोरिंग ने लुफ्टवाफे को निर्देश जारी किया, जिसकी वे उम्मीद थी कि आरआईएफ को समाप्त करेंगे। निर्देश में ऐलान किया गया था कि दुश्मन वायुसेना के साथ युद्ध अगली सूचना तक जारी रखें, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश लड़ाकू बलों को कमजोर करना है। दुश्मन को निरंतर हमलों से अपने लड़ाकू विमानों का उपयोग करने पर बाध्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा विमान उद्योग और जमीनी संगठन के यदि मौसम विमान संरचनाओं का पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति नहीं देता, तो वायुसेना को दिन और रात व्यक्तिगत विमानों से हमला करना चाहिए। अगले दिन शनिवार 24 अगस्त को एक घटना घटी जिसने ब्रिटेन की लड़ाई का रुख नाटकीय रूप से बदल दिया। लुफ्टवाफे के बमवर्षकों की एक उड़ान को रोचेस्टर की शॉर्ट्स ब्रदर्स एयरक्राफ्ट फैक्ट्री पर हमले के लिए भेजा गया, परंतु रात्रि नेविगेशन अभी भी अधूरा था। वे मेडवे नदी को कम रोशनी में देखकर राहत महसूस कर रहे थे, जिसे जानते थे कि यह उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाएगी। थोड़ी दूरी चलने के बाद वे अपने घातक कार्गो को छोड़ दिया, क्योंकि वे घर लौटने से पहले आग की चपेट में आ गए थे। दुर्भाग्य से वे जिस नदी का पीछा कर रहे थे वह मेडवे नहीं थी, यह थेम्स थी, और वे इसका पीछा करते हुए लंदन में ही आ गए थे, और एक विमान फैक्ट्री के बजाय बमों ने मिलवॉल, टोटेनहम और इस्लिंगटन में निर्दोष नागरिकों को मार डाला। चर्चिल नाराज थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे, क्योंकि गोरिंग और हिटलर दोनों भी गुस्से में थे, क्योंकि लुफ्टवाफे पायलटों को ब्रिटिश राजधानी पर हमला करने से सख्ती से मना किया गया था। अगले दिन चर्चिल ने कैबिनेट बैठक में बर्लिन पर पलटवार का प्रस्ताव रखा और रात में बमवर्षक कमांड को जर्मन राजधानी की ओर जाने का आदेश दिया गया। उस रात के बाद इतिहासकारों ने चर्चिल को बमबारी की गलती के बारे में पता था या नहीं, इस पर बहस की है। उस समय वह यकीन कर रहे थे कि हमला जानबूझकर किया गया था, ब्रिटिश शहरों पर जर्मन बमबारी का एक परिवर्तन, लेकिन सबूत अन्य संकेत दे रहे थे। अगले दिन कोई अनुवर्ती हमले नहीं हुए, और जब वह कैबिनेट से मिले तो लुफ्टवाफ ने आरआईएफ फाइटर कमांड पर हमला किया। इससे यह संकेत मिला कि बमबारी अनजाने में हुई थी, लेकिन चर्चिल ने पलटवार का संकल्प लिया। 25 अगस्त 1940 को 81 आरआईएफ बम वर्षक हैंडली, पेज, हैम्पडेन और विकर्स वेलिंगटन ने रात में महाद्वीप के ऊपर से पूर्व की ओर जर्मनी में प्रवेश किया। विमान अपनी सीमा के चरम पर उड़ रहे थे, और जैसे जर्मन बम वर्षकों ने चर्चिल के आदेश को प्रेरित किया था, रात में इतनी लंबी दूरी पर नेविगेशन बिल्कुल भी सटीक विज्ञान नहीं था। लगभग आधी सेना ने लक्ष्य प्राप्त किया और राजधानी पर बम बरसाना शुरू किया, जिसमें से एक बर्लिन चिड़ियाघर पर गिरकर उनका एकमात्र हाथी मर गया। हिटलर इस हमले से क्रोधित हो गया और गोरिंग से नाराज था, जिसने वादा किया था कि कोई भी ब्रिटिश बमवर्षक कभी बर्लिन नहीं पहुंचेगा। लेकिन नाजी फ्यूहरर के लिए एक उल्लेखनीय संयम दिखाते हुए उसने तुरंत प्रतिशोध का आदेश नहीं दिया, बल्कि गोरिंग के बमवर्षकों को ब्रिटिश हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की अनुमति दी, लड़ाकू कमान का समर्थन करते हुए। इसके साथ चर्चिल ने जर्मन राजधानी पर और हमले करने का आदेश दिया, जिससे हिटलर का धैर्य परीक्षित हुआ और अंत में उसने लुफ्टवाफे को रणनीति बदलने का निर्देश दिया। 4 सितंबर 1940 को उन्होंने कहा, चर्चिल हमारे संयम को कमजोरी मान रहे हैं, अब हम अधिक ताकत के साथ जवाब देंगे। 7 सितंबर को फाइटर कमांड के रडार स्टेशनों ने 400 बमवर्षक और 600 लड़ाकू विमानों की जर्मन सेना को चैनल पर देखा, लेकिन स्पिटफायर और हरिकेन को उड़ते हुए यह पता चला कि उनका लक्ष्य ब्रिटिश राजधानी थी। यह वह आरंभ था जिसे लंदन वासी और दुनिया ने ब्लिट्स के रूप में सदा के लिए याद रखा। ऑन ऑपरेशन लंदन के सरल कोडनेम के तहत जर्मन बम वर्षकों ने लंदन के डॉक्स पर प्रारंभिक हमले किए, 1 लाख टन से अधिक माल और शिपिंग को नष्ट किया और 400 से अधिक नागरिकों की मौत की। फाइटर कमांड के पायलट अपने ठिकानों की सुरक्षा के लिए फिर से लड़ने को तत्पर थे, छापे से चौंक गए और लंदन की रक्षा के लिए खुद को त्वरित पुनर्गठित करने में जुट गए। रात भर चलने वाली बमबारी ने अमेरिकी समाचार संवाददाता एर्नी पाइल को कहने पर मजबूर कर दिया कि शहर को आग से घेरा और छेद दिया गया।
अगले दिनों में और हमले हुए। अन्य शहरों ने भी जर्मन बम वर्षकों से मार झेली, लेकिन लंदन ने हमले का मुख्य भार सहा। डाउडिंग और समूह कमांडर जर्मनों की रणनीति में हुए बदलाव से हैरान थे। फाइटर कमांड अभी संचालन में था, परंतु अनेक हमलों से उसकी संरचना भारी नुकसान झेली थी। उस सहयोग के अभाव में ब्रिटेन के योद्धा बेड़े अनिवार्यतः कमजोर हो जाएंगे, जब तक वे दक्षिण पूर्वी मोर्चे को त्याग कर उत्तर की ओर न हट जाएं, जो कि गोअरिंग की इच्छा थी। अब लंदन पर हमले के बाद जगहों की मरम्मत, संरचनाओं की पुनर्स्थापना की जा सकती थी और लॉर्ड बीवरब्रुक की निर्माण योजना सफल हो रही थी। नए विमानों का उत्पादन खोए गए विमानों की ही गति से हो रहा था। उत्तर साधारण था, फिर से लुफ्टवाफे की बड़ी समस्या खुफिया जानकारी को उजागर करता था। गोरिंग और हिटलर दोनों मानते थे कि अब आरएएफ कमजोर हो गया है और लंदन पर हमला करके अंतिम आरएएफ लड़ाकों को समर्पित करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। राजधानी पर निरंतर बमबारी से ब्रिटिश लोग इतने परेशान हो सकते हैं कि जब सिलोयन आगे बढ़े वे चर्चिल से शांति की मांग करेंगे। रणनीति में इस बदलाव के लगभग हर पहलू में नाजी नेतृत्व गलत साबित होगा। दिन ब दिन, रात रात भर जर्मन बम वर्षक ब्रिटिश शहरों पर अपने घातक बम गिराते रहे, 57 में से 56 दिनों तक, जबकि उसी समय फाइटर कमांड ने पुनर्निर्माण में कोई समय बर्बाद नहीं किया। स्क्वाड्रनों को अब उन्नत हरिकेन और स्पिटफायर मॉडल, जिनमें शक्तिशाली मर्लिन इंजन और भारी हथियार थे, मिलने लगे थे, जिससे युद्ध में उनकी घातकता बढ़ गई थी। सच्चाई यह थी कि फाइटर कमांड को बचाने के लिए लंदन और अन्य ब्रिटिश शहरों को जलना पड़ेगा, और जैसा कि हिटलर ने उम्मीद की थी, उन शहरों के नागरिक आत्मसमर्पण के लिए नहीं बल्कि एक और शब्द के लिए चिल्ला रहे थे, बदला। ब्लिट्ज बढ़ने के साथ ही ब्रिटिश प्रतिरोध बढ़ा। हिटलर के पास ऑपरेशन सी लायन को मध्य सितंबर तक स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरएएफ विमानों द्वारा बजरों और जहाजों पर हमलों की बढ़ती संख्या ने आक्रमण की तैयारियां और अधिक बाधित की थीं। जर्मन उच्च कमान में सभी जानते थे कि और कोई स्थगन लगभग असंभव होगा, चूंकि चैनल का मौसम पहले से खराब था। यदि जल्द ही विजय प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ खो जाएगा। वह दिन जो यूरोप की नियति का फैसला करेगा 15 सितंबर 1940 को आएगा। उस सुबह चर्चिल ने अपनी पत्नी के साथ रॉयल एयर फोर्स अक्सब्रिज को आकस्मिक दौरा करके वहां क्या हो रहा है यह जानने का निर्णय लिया। उन्हें अगले हमले की सूचना का बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। चेन होम रडार ने जल्द ही डोवर और थेम्स मुहाने की ओर बढ़ते जर्मन संरचनाओं का पता लगा लिया, लेकिन रॉयल एयर फोर्स के लड़ाकू विमान मुकाबला करने पर जर्मनों ने घर की ओर मुड़कर अपना हमला रद्द कर दिया। पश्चिम में एक अकेला जर्मन टोही विमान का पता चला, जिसे हरिकेन ने सफलतापूर्वक मार गिराया। सुबह बीतते बीतते चेन होम रडार स्टेशनों ने अधिक संपर्कों की पहचान की और चर्चिल को लगा कि जर्मन कोई बड़ा योजना बना रहे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने एयर चीफ मार्शल सर कीथ पार्क को नहीं दी। 11 ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर। पार्क ने चर्चिल को बस इतना ही जवाब दिया, और हम उनके लिए तैयार हैं। 200 जर्मन बमवर्षकों का गठन चैनल क्रॉस करते हुए देखा गया। भारी एस्कॉर्ट के साथ पार्क ने अपने स्क्वाड्रनों का तैनाती शुरू कर दी। जर्मन बल 2 मील के आकाश के हिस्से में फैला हुआ था, डुंगनेस के उत्तर में और डोवर के दक्षिण में। पार्क ने लड़ाकू बल के आकार को देखते हुए अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया। 12 ग्रुप के विमानों ने दोपहर में कैंट के मेडस्टोन और लंदन के दक्षिणी सिरे में हमला किया। लड़ाई विशेष रूप से भयंकर थी। स्पिटफायर पहले एस्कॉटिंग फाइटर फॉर्मेशनों में घुस गए, उन्हें तोड़ते हुए और उलझते हुए, जिससे हरिकेन्स के लिए एक रास्ता बन गया ताकि वे जर्मन बॉम्बर्स के साथ तबाही मचा सकें। संघर्ष में सार्जेंट आर.टी. होम्स ने 3-17 पर हमला किया, 2 को गिरा दिया, फिर उनका विमान हिट हो गया और उन्हें बाहर कूदना पड़ा। नंबर 12 ग्रुप की अतिरिक्त टुकड़ियां जल्दी ही जर्मनों के साथ मिल रही थीं। प्रसिद्ध ब्रिटिश एस डगलस बैडर, जिन्होंने युद्ध से पहले दुर्घटना में पैर खो दिए और कृत्रिम अंगों के साथ उड़ान भरी, भी शामिल थे। जर्मन टुकड़ियां अपनी एकता खो रही थीं, जिससे ब्रिटिशों को
उन पर दबाव डालने और बिना सहायता के उन्हें नुकसान पहुंचाने का मौका मिल रहा था। जर्मनों की स्थिति और खराब हो गई जब बीएफ 109S ने स्पिटफायर से लड़ते हुए अपना शेष ईंधन जला दिया। जैसे ही जर्मन बम वर्षक लंदन में उड़ने लगे, उन्हें गहरा नुकसान हुआ और ब्रिटिश सैनिकों ने उनकी हमले की योजना बिगाड़ दी, जिससे वे 60.5 किलोमीटर के आकाश में फैल गए। इसने ब्रिटिश रक्षकों के लिए उन्हें संभालना आसान बना दिया और वे निर्ममता से हमला करने लगे। जर्मन बम वर्षकों ने स्पिटफायर और हरिकेन को देखकर बिना सोचे अपने बम फेंक दिए, घर की ओर भागने के लिए। लुफ्तवाफे के लिए यह आपदा थी, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही सुबह के हमलावर लंगड़ाते हुए अपने ठिकानों की ओर लौटे, ब्रिटिश रडार पहले से फ्रांस पर एक और हमले का संकेत मिल रहा था। अब आरएएफ लड़ाकों को ठिकानों पर वापस लाने, हथियार और ईंधन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे पूरा करने में अगर सुबह की तैयारी में वापस आना था तो 2 घंटे लगेंगे। इस बीच रडार ने जर्मन बम वर्षकों को 3 समूहों में विभाजित करते हुए देखा, जब वे चैनल को पार करने से पहले, जहां रॉयल ऑब्जर्वर कोर ने 200 और बम वर्षकों और 2 गुने लड़ाकों की सूचना दी। फाइटर कमांड ने फिर बम वर्षकों की सुरक्षा स्क्रीन में छेद करने के लिए पहले एस्कॉर्ट्स पर हमला किया। इंग्लैंड के केंट काउंटी के ऊपर दोनों पक्षों ने अब दैनिक अभ्यास में क्रूर और खूनी हवाई युद्ध में एक दूसरे से मुकाबला किया। सुबह की लड़ाई की पुनर्वृत्ति में 109 के ईंधन टैंक जल्द ही खाली हो गए, चढ़ाई, मोड़ और गोता लगाने से, जिससे केवल बीएफ 110 और बम वर्षकों के रक्षात्मक गनर ही बचे, जिन्होंने उच्च गति और भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश लड़ाकू विमानों को रोकने का प्रयास किया। नंबर के पोलिश पायलट 303 स्क्वाड्रन का दिन उत्कृष्ट था। उनके हरिकेन्स ने 3 बम वर्षकों, 2 बीएफ 110 और 1 बीएफ 109 को मार गिराया। दोपहर में शेष जर्मन बम वर्षक चैनल को पार करके वापस जा रहे थे। उन्होंने लंदन और आसपास के लक्ष्यों पर बम डाल दिए थे। इस युद्ध में जर्मनों के प्रति इतनी गहरी नफरत थी कि आरएएफ लड़ाकू विमानों ने वापस भागने की कोशिश कर रहे अपंग बम वर्षकों को भी निशाना बनाया, ताकि उनकी वापसी न हो सके। शाम को डोरसेट के पोर्टलैंड पर तीसरा लेकिन छोटा जर्मन हमला किया गया। इस दौरान बीएफ 110 ने ब्रिटिश लड़ाकों के पुनः हथियारबंद होने के समय वोलस्टोन के विमान कारखाने पर गुप्त हमला किया। इंग्लैंड के दक्षिण में थके हुए पायलट ब्रिटिश ठिकानों पर आराम कर रहे थे, जहां भी वे लेट सकते थे, जबकि ग्राउंड क्रू बुलेट होल्स को पैच करने, लीक को ठीक करने और विमानों के क्षतिग्रस्त नियंत्रण और उपकरणों की मरम्मत के लिए काम कर रहे थे। ब्लिट्ज राहत के बाद फाइटर कमांड ने अपनी ताकत पुनर्निर्मित की और अब युद्ध आरंभ होने पर अपना आकार बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जर्मनों पर हमले के लिए ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ यह दिन अब तक के युद्ध का सबसे तीव्र हवाई मुकाबला था। लड़ाई की अराजकता में गिराए गए जर्मन विमानों का अनुमान बेकाबू हो गया, जिसके कारण रॉयल एयरफोर्स ने 175 जर्मन विमानों को गिराने का दावा किया। वास्तव में 60 विमान नष्ट हुए, बाकी अनेकों को नुकसान हुआ। रॉयल एयरफोर्स ने 25 विमान खोने के साथ 13 पायलट की मौत हुई। हालांकि वास्तविक संख्या शुरू में सोची गई से कम थी। ब्रिटेन या दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ ही लोग यह अनुमान कर सकते थे कि रॉयल एयरफोर्स ने उस दिन कितनी बड़ी जीत प्राप्त की थी। गोअरिंग को हिटलर को यह बताना पड़ा कि उनकी वायुसेना ने न केवल फाइटर कमांड को नष्ट करने में असफलता झेली, बल्कि बम वर्षक तीव्र प्रतिरोध का सामना कर रहे थे, जिसने वापसी के विमानों की मरम्मत का समय बढ़ा दिया और सैकड़ों वायुसैनिक घायल हुए। दिन की घटनाओं को देखते हुए गोरिंग को अब अपने बम वर्षक बेड़े को बचाने के लिए ब्लिट्ज को लगभग पूरी तरह से रात्रि युद्ध मानने पर विचार करना पड़ रहा था, जो ब्रिटिश जनता में डर बनाए रखेगा, लेकिन लुफ्तवाफे के विशिष्ट सैन्य लक्ष्यों की क्षमता को बाधित करेगा। लुफ्तवाफे की विफलता और आरएएफ विमानों के बढ़ते हमलों के चलते हिटलर के पास कम से कम विकल्प बचे थे। 17 सितंबर 1940 को उसने ऑपरेशन सी लॉयन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। वह पहले ही ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में रुचि खोने लगा था और अब वह चुपचाप अपने उस महान अभियान की योजना बना रहा था जिसे वह इतनी बुरी तरह से नष्ट करना चाहता था, सोवियत संघ। ब्रिटेन की लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं थी
और 1 महीने और चलेगी, परंतु 15 सितंबर को फाइटर कमांड की सफलता के कारण ब्रिटेन के अस्तित्व की लड़ाई कम से कम जीत ली गई थी। अक्टूबर 1940 तक ग्रेट ब्रिटेन पर लुफ्टवाफे के दिन के संचालन कम हो गए, आंशिक रूप से खराब मौसम और शरद ऋतु के प्रभाव से, और आंशिक रूप से गोयरिंग के बम वर्षकों की सुरक्षा के लिए जो रात में लंदन और अन्य ब्रिटिश शहरों पर बमबारी करते रहे। BF 109 और 110 ने ब्रिटिश लड़ाकू विमानों को चैनल पर हमला करके या ब्रिटिश हवाई अड्डों पर ऊंची गति निम्न ऊंचाई के हमले करके परेशानी दी, एक रणनीति जिसने उन्हें रडार पर ढूंढना कठिन कर दिया और ब्रिटिश पायलटों और विमानरोधी तोपचियों को सतर्क बनाया। अजीब बात यह है कि इसी दौरान एक नई ताकत ने लुफ्टवाफे के समर्थन में युद्ध में प्रविष्टि की। 19 अक्टूबर को केंट के राम्सगेट के आसपास स्थित रॉयल ऑब्जर्वर कोर और विमानरोधी तोपचियों के सदस्यों ने ऊपर उड़ते हुए असामान्य विमानों की रिपोर्ट करना शुरू किया, और जल्द ही यह पता चला कि ये हिटलर के सहयोगी मुसोलिनी द्वारा भेजे गए इतालवी युद्धक विमान थे। इतालवी पहले ही 5 दिन पहले फेलिक्सस्टो और हार्विच पर रात के समय छापा मार चुके थे, जिसे शुरू में लुफ्टवाफे को श्रेय दिया गया था। बेल्जियम से आने वाले छोटे इतालवी दल का उनके लुफ्टवाफे सहयोगियों ने, जिन्होंने पिछले महीनों में कठिनाई से गुजारा, स्वागत नहीं किया। लुफ्टवाफे के दल भी इतालवी उपकरणों जैसे कि फिएट CR-40 बाइप्लेन लड़ाकू विमान से प्रभावित नहीं थे, केवल कुछ बम वर्षक रेडियो से सुसज्जित थे। इतालवी विमान अपनी रणनीति के साथ उड़ान भरते थे, जो ब्रिटिशों के खिलाफ अप्रचलित साबित हुई। ब्रिटिश यह समझने में असमर्थ थे कि जर्मन अनुभवों के बावजूद इतालवी इस स्थिति में क्यों आए थे। वास्तव में बेल्जियम भेजी गई इतालवी सेना एक प्रचार उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह हिटलर और मुसोलिनी को ब्रिटिश के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की अनुमति दी। खासकर इतालवी सैनिकों ने उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश संपत्तियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसने मुसोलिनी को अनुमति दी ब्रिटिश हवाई हमलों का बदला लेने का दावा करने की, जो उसकी सेनाओं पर भूमध्य सागर में किए गए थे। लेकिन इतालवी प्रभाव निराशाजनक था। ब्रिटेन की लड़ाई का समापन कब हुआ, यह इतिहासकारों में विवादित है, लेकिन अधिकांश मानते हैं कि यह अक्टूबर के अंत में समाप्त हुआ। फिर भी दिन में छोटे छोटे हमले जारी रहे। वास्तव में लुफ्टवाफे लड़ाकू विमानों के द्वारा नीचे उड़ान भरने और तेज होने के बावजूद जून 1944 की डी-डे लैंडिंग तक ब्रिटिश ठिकाने जर्मन हिट एंड रन हमलों के लिए निरंतर खतरे में थे, जब तक मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मन ठिकानों पर कब्जा नहीं किया। इस बीच ब्लिट्स 1940 तक ब्रिटिश शहरों को तबाह करता रहेगा, जहां रात दर रात उन पर बम बरसते रहेंगे, फैक्ट्रियों, घरों और ब्रिटेन की कई ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट कर देंगे। यहां तक कि बकिंघम पैलेस भी इसकी चपेट में आ जाएगा। चर्चिल और किंग जॉर्ज वाई ने नियमित बमबारी स्थलों का दौरा किया और लोगों के मनोबल का समर्थन किया, जिससे स्प्रिट ऑफ द ब्लिट्स का जन्म हुआ। यह दृढ़ विचार था कि ब्रिटेन हिटलर के हर हमले को सहन करके आगे बढ़ेगा। फ्यूहरर के सोचे विपरीत नाजी शासन के लिए यह और भी खराब था कि बॉम्बर कमांड अब RAF की उस शाखा थी जिसे नए, बेहतर और बड़े बम वर्षक बनाने के लिए सबसे अधिक संसाधन मिल रहे थे, जिसका नतीजा एवरो लैंकेस्टर था, जिसे बॉम्बर कमांड का स्पिटफायर कहा जाता है। जर्मन बम वर्षकों के विपरीत, जिन्हें मुख्यतः वेहरमाचट के समर्थन में डिजाइन किया गया था, ब्रिटिश 4 इंजन बम वर्षक वास्तविक रणनीतिक हथियार थे। इनकी रेंज और युद्ध भार जर्मन शहरों पर बढ़े नुकसान के लिए पर्याप्त थी, जिन्हें RAF के 1000 बम वर्षक छापों और अंत में अमेरिकी वायुसेना द्वारा नष्ट किया गया। लेकिन जबकि 1940 के अंत में हवा में युद्ध RAF के पक्ष में बदल गया था, ब्रिटेन अभी भी बड़े खतरे में था। लेकिन खतरा आसमान की बजाय समुद्र के नीचे से आया। छोटे द्वीप राष्ट्र ब्रिटेन के संसाधन सीमित थे और जीवन यापन के लिए देश काफिलों द्वारा लाई गई आपूर्ति पर अधिक निर्भर था। ये काफिले हिटलर की यू-बोट बेड़ों के अनचेतावनी और निर्दयी हमलों के खतरे में हमेशा रहते थे। अब ब्रिटेन घेराबंदी में था और युद्ध के समय तक ऐसा ही बना रहेगा।
यह अनुमान लगाना असंभव है कि द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी में ब्रिटेन की जीत कितनी महत्वपूर्ण थी, और अगर जर्मनों ने अपनी कई गलतियों को पहले ही समझ लिया होता तो चीजें कितनी अलग होती। अगर ब्रिटेन हार गया होता तो हिटलर के सोवियत संघ पर हमले के समय सोवियतों को आर्कटिक काफिले से हथियार नहीं मिल पाते, क्योंकि उन्होंने अपने हथियार निर्माण केंद्र को जर्मन बम वर्षकों से दूर पूर्व स्थानांतरित कर दिया था। यदि ब्रिटेन युद्ध से बाहर होता तो हिटलर शायद दिसंबर 1941 में जापान की सहायता में अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषणा नहीं करते, बल्कि वॉशिंगटन और टोक्यो को आपस में लड़ने देते, क्योंकि अमेरिका ने लंदन को समर्थन कर अपनी तटस्थता तोड़ी थी। बिना घर के समर्थन के ब्रिटेन का साम्राज्य शायद धुरी शक्तियों द्वारा विभाजित हो जाता, जिसमें भारत जापान को मिलता और मुसोलिनी की सेना जर्मनी के समर्थन के साथ शायद उत्तरी अफ्रीका और ग्रीस पर विजय प्राप्त कर लेती। ब्रिटेन की जीत का अर्थ था कि फांसीवाद यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और उससे आगे फैलने की संभावना सौभाग्य से कभी पूरी नहीं होती।